डेमोलिशन एक ऐसे आदमी डेविस की कहानी है जो अपनी पत्नी की अचानक मौत के बाद अंदर ही अंदर टूट चुका है। वह भावनात्मक दर्द से भागने की कोशिश में चीजों को तोड़ने और जीवन को नए तरीके से समझने लगता है। एक शिकायत पत्र लिखते हुए उसकी मुलाकात करेन और उसके बेटे से होती है, जो उसे फिर से महसूस करना और जीना सिखाते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है डेविस मिचेल से, जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट बैंकर है और एक प्राइवेट इक्विटी फर्म में काम करता है। लेकिन डेविस ने ये सफलता खुद अपने दम पर नहीं पाई। ये पूरी फर्म उसके ससुर फिल ने बनाई है और वही इसे चलाते हैं। डेविस ने जैसे शादी के साथ साथ आरामदायक जिंदगी भी पाली हो, एक ऐसी जिंदगी जिसमें सब कुछ है, बस असली भावनाएं नहीं। फिर अचानक सब बदल जाता है। डेविस और उसकी पत्नी जूलिया गाड़ी में जा रहे होते हैं जब उनकी कार एक दूसरी कार से टकरा जाती है। जूलिया की वही मौत हो जाती है। डेविस बचे रहता है और उसे सिर्फ हल्की चोटें आती हैं। ये वो तरह का हादसा है जो किसी को पूरी तरह तोड़ दे। लेकिन यही फिल्म का असली रहस्य सामने आता है। डेविस टूटता नहीं है, वो रोता भी नहीं, वो परेशान भी नहीं दिखता। सच कहे तो उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। हॉस्पिटल में ठीक होते समय डेविस कैंडी लेने के लिए एक वेंडिंग मशीन पर जाता है, लेकिन मशीन खराब होती है और उसके पैसे खा जाती है। ये छोटी सी टेंशन उसके अंदर एक बड़ा तूफान शुरू कर देती है। डेविस मशीन कंपनी को एक शिकायत भरा खत लिखता है, लेकिन सिर्फ मशीन की शिकायत नहीं करता। वो अपनी पूरी जिंदगी खोलकर बता देता है। अपनी पत्नी की मौत, अपना खालीपन और ये कि उसे किसी बात का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। ये खत पहुंचता है कैरन मेरेनो तक, जो कस्टमर सर्विस में काम करती है। कैरन इस खत को अजीब समझकर फेंक नहीं देती। वो सच्ची दिलचस्पी और नरमी से जवाब देती है। इसी से एक अलग तरह का रिश्ता शुरू होता है। डेविस अपने दिल की बातें खतों में लिखता है और कैरन समझदारी से जवाब देती है। कैरन धीरे धीरे वो एकमात्र इंसान बन जाती है जिससे डेविस सच और खुले मन से बात करता है। भले ही डेविस की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी और के साथ हो रही चीजें बयान कर रहा हो, बिना किसी भावनात्मक रंग के, बहुत ही सूखे तरीके से। डेविस बहुत जल्दी वापस काम पर चला जाता है, इतनी जल्दी कि सब हैरान रह जाते हैं। उसके सहकर्मी और ससुराल वाले समझ ही नहीं पाते कि वो इतनी जल्दी कैसे सामान्य हो गया। सबको उम्मीद थी कि वो दुखी होगा, रोएगा, टूट जाएगा, लेकिन डेविस में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो पहले की तरह ऑफिस आता है, मीटिंग करता है, बात करता है, बिल्कुल खाली, बिना किसी भावना के। लेकिन डेविस के अंदर कुछ चल रहा है। रोज की तरह ट्रेन में सफर करते समय वो एक अजनबी यात्री से बात करता है और अचानक एक चौंकाने वाली बात कह देता है। उसे नहीं लगता कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता था। उसे उसकी मौत पर कोई दुख, कोई चोट, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। वो यात्री हैरान हो जाता है और एक सीधा लेकिन गहरा सवाल पूछता है, तुम्हें क्या महसूस होता है? डेविस जवाब नहीं दे पाता। ये सवाल ही उसे हिला देता है। अचानक वो घबराहट में ट्रेन का इमरजेंसी ब्रेक खींच देता है। पूरी ट्रेन रुक जाती है। ये उसका पहला बड़ा टूटना है, उसकी शांत, कंट्रोल जिंदगी में पहली दरार। वो समझ ही नहीं पा रहा कि वो क्या महसूस कर रहा है और यही बात उसके लिए किसी भी दर्द से ज्यादा डरावनी है। धीरे धीरे डेविस का व्यवहार और अजीब होने लगता है। उसे लगता है कि एक हरी स्टेशन वेगन उसकी पीछे पीछे घूम रही है, पर उसे नहीं पता क्यों। इससे भी ज्यादा अजीब ये होता है कि उसे चीजों को खोलकर अंदर देखने की आदत लग जाती है। वो छोटे छोटे सामान खोलना शुरू करता है, फ्रिज, कॉफी मेकर, घर के छोटे छोटे उपकरण। फिर वो अपना ऑफिस कंप्यूटर खोल देता है, यहाँ तक कि ऑफिस के बाथरूम का स्टॉल तक डिसमेंटल कर देता है। ये आदत बढ़ती जाती है। डेविस अपने ससुर फिल से कहता है कि उसे उनके ऑफिस में रखी 120 साल पुरानी घड़ी को खोलकर देखना है। वो घड़ी बहुत कीमती है और परिवार की निशानी है। फिल डर जाता है और मना कर देता है, लेकिन डेविस खुद भी नहीं समझता कि उसे क्यों खोलना है। उसे बस चीजों के अंदर झांकने की जरूरत महसूस होती है, जैसे वो समझना चाहता हो कि हर चीज असल में कैसे काम करती है। कैरन के साथ डेविस की अजीब सी चिट्ठियों वाली बातचीत जारी रहती है, जब तक एक दिन कैरन उसकी रोज वाली ट्रेन में चढ़ नहीं जाती। वो अपनी पहचान बताए बिना उसके पास बैठती है, उसकी बातें सुनती है, उसे ध्यान से देखती है, लेकिन गलती से कोई पहचान वाला कागज वहीं छोड़ देती है। डेविस, जिसे अब उस आवाज से गहरा जुड़ाव महसूस होता है जिसने उसे हमेशा समझकर जवाब दिया, उसी पहचान के सहारे कैरन को ढूंढ लेता है। कैरन एक साधारण घर में रहती है, अपने टीनेज बेटे क्रिस और अपने बॉयफ्रेंड कार्ल के साथ, जो उसका बॉस भी है। घर का माहौल काफी तनाव भरा है। कार्ल बहुत हावी रहने वाला और बदतमीज इंसान है और 15 साल का क्रिस अपनी ही पहचान और जिंदगी से जूझ रहा है। उसे प्रॉब्लम चाइल्ड का टैग दिया गया है और उसका गुस्सा और बर्ताव साफ दिखाता है कि उसके अंदर कुछ बहुत गहरी उलझन और दर्द छुपा है। जब कार्ल एक लंबे बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है, डेविस धीरे धीरे कैरन के घर में ही रहने लगता है। ये पूरा सेटअप अजीब होना चाहिए, एक अमीर अजनबी का एक कामकाजी सिंगल माँ के घर में जाकर रहना। लेकिन फिल्म इसे एक अलग तरह से दिखाती है। दो टूटे हुए लोग जो बिना जज किए एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं। डेविस और कैरन के बीच एक गहरी दोस्ती बनती है, न रोमांस, न किसी तरह का आकर्षण, बस दो लोग जो एक दूसरे के सामने बिल्कुल सच हो सकते हैं।
कैरन डेविस की सुन्न होने वाली हालत को समझती है, क्योंकि वो खुद भी अपने जज्बातों से लड़ रही है और कार्ल के साथ फंसी हुई है, जो प्यार से ज्यादा मजबूरी जैसा रिश्ता लग रहा है। शुरू में क्रिस को डेविस बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक अमीर अजीब आदमी का घर में आ जाना, जगह घेर लेना, अजीब हरकतें करना उसे बुरी तरह चिढ़ाता है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलते हैं। क्रिस को समझ आने लगता है कि डेविस उसे जज नहीं करता, उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, बस उसे जैसे है वैसे स्वीकार करता है। डेविस की अपनी टूटन क्रिस को भी ये हिम्मत देती है कि वो अपने संघर्षों के बारे में खुलकर सोच सके। धीरे धीरे उनके बीच एक अनोखा सा रिश्ता बन जाता है। डेविस क्रिस को उसके टीनेज वाले उलझनों में रास्ता दिखाता है और क्रिस अपनी साफ, कड़वी लेकिन सच्ची बातों के साथ डेविस को उसकी खाली अधूरी जिंदगी का सामना करवाता है। फिल और उसकी पत्नी फैसला करते हैं कि जूलिया की याद में एक स्कॉलरशिप फंड बनाया जाए। हर साल एक योग्य स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दी जाएगी ताकि जूलिया का नाम और उसकी याद जिंदा रहे। डेविस से कहा जाता है कि वो इंटरव्यू में हिस्सा लेकर स्टूडेंट चुनने में मदद करे, लेकिन डेविस वहाँ भी ठीक तरह से बर्ताव नहीं कर पाता। इंटरव्यू के दौरान वो बेअदबी करता है, अजीब और बेकार सवाल पूछता है और उम्मीदवारों की मेहनत और उपलब्धियों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। उसके ससुर सास शर्मिंदा और परेशान हो जाते हैं। फिल उसे अलग ले जाकर एक बात कहता है जो असल में आदेश ही है। जूलिया की $2.6 मिलियन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डेविस का जो हक है वो सब स्कॉलरशिप फंड को दे दे। ये एक तरह से टेस्ट भी है। फिल देखना चाहता है कि डेविस जूलिया की याद का सम्मान कर सकता है या नहीं, क्या वो सही काम कर सकेगा या नहीं। लेकिन ये कंट्रोल करने का तरीका भी है। फिल वो सब वापस लेना चाहता है जो उसे लगता है कि डेविस डिजर्व नहीं करता, क्योंकि डेविस ने जूलिया से सच्चा प्यार नहीं दिखाया। इसी दौरान डेविस की टूटन और नाश करने वाली आदतें बहुत बढ़ जाती हैं। वो हार्डवेयर स्टोर से बड़े बड़े तोड़फोड़ वाले औजार खरीदता है, हथौड़े, लोहे की रॉड, पावर टूल्स। बाद में तो वो एक बुलडोजर भी ले आता है। क्रिस भी जोश में उसकी मदद करता है। मिलकर वो डेविस का घर, जहाँ वो जूलिया के साथ रहता था, पूरी तरह तोड़ना शुरू कर देते हैं। दीवारें तोड़ते हैं, कमरे गिराते हैं, पूरा घर उखाड़कर फेंक देते हैं। ये तोड़फोड़ एक तरह से उसके लिए मन का बोझ हल्का करने जैसा है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। डेविस अपनी पुरानी जिंदगी तोड़ रहा है, उन झूठे रिश्तों और चीजों को मिटा रहा है जिनमें वो फंसा हुआ था। अगर उसे स्वाभाविक तौर पर गम महसूस नहीं हो रहा, तो शायद वो उसे इस तरह महसूस कर पाए। अगर वो बाहर से अपने रिश्ते को नहीं समझ पाया, तो शायद उसे टुकड़ों में तोड़कर समझ सके कि असल में क्या था। घर तोड़ते हुए डेविस को एक ऐसी चीज मिलती है जो उसे अंदर तक हिला देती है, एक अल्ट्रासाउंड फोटो। पिछले साल का जूलिया प्रेग्नेंट थी और उसने डेविस को कभी बताया ही नहीं। यह सच सामने आते ही सब बदल जाता है। अचानक डेविस की अंदर की सुन्न हालत दर्द, धोखे और उलझन में बदल जाती है। उसकी पत्नी उनके बच्चे को जन्म देने वाली थी और उसने यह बात उससे छुपा ली। क्यों? इसका उनकी शादी के बारे में क्या मतलब निकलता है? जूलिया उसके बारे में क्या महसूस करती थी? ये अल्ट्रासाउंड की तस्वीर डेविस के लिए एक निशानी बन जाती है कि वह अपनी ही पत्नी को कितना कम जानता था। दोनों एक ही घर में रहते थे, एक ही बिस्तर पर सोते थे, एक ही जिंदगी बांटते थे, फिर भी जूलिया ने इतना बड़ा राज उससे छुपाए रखा। अब डेविस को यह डरावना एहसास होता है कि जूलिया भी उनकी शादी से उतनी ही दूर थी जितना वह खुद। शायद दोनों ही अपनी शादी में दिल से मौजूद नहीं थे। इसके बाद सब कुछ एक ही रात में बिगड़ जाता है। डेविस कैरन को अपनी साथी बनाकर उस पार्टी में ले आता है जो स्कॉलरशिप जीतने वाले बच्चे के लिए रखी गई थी। जूलिया के माता पिता यह देखकर हैरान और नाराज हो जाते हैं। अपनी बेटी के नाम वाले कार्यक्रम में एक अनजान साधारण औरत को लाना उन्हें जूलिया की याद का अपमान लगता है। पार्टी में एक जवान लड़का कैरन के साथ गलत तरीके से पेश आता है। कैरन संभाल लेती है, लेकिन जब वही लड़का विजेता के रूप में सबके सामने आता है तो कैरन हंस पड़ती है। यह उसकी सच्ची प्रतिक्रिया थी, लेकिन मौके के हिसाब से ठीक नहीं थी, जिससे फिल और उसकी पत्नी को शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर डेविस सबके सामने एक ऐसा सच बोल देता है जो सबको चुप कर देता है। जूलिया गर्भ से थी और उसने यह बात उसे नहीं बताई थी। पूरा कमरा शांत हो जाता है। उसका निजी दर्द अब सबके सामने खुल जाता है। जूलिया की माँ, जो अब और नहीं सह पाती, पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि जूलिया किसी और आदमी के साथ रिश्ता रखती थी। बच्चा डेविस का नहीं था। जूलिया ने गर्भपात की तारीख भी ले ली थी। वह इस गलत रिश्ते से हुए बच्चे को खत्म करने वाली थी। उनकी बेटी दोहरी जिंदगी जी रही थी और डेविस को पता भी नहीं चला। ये सब सुनकर डेविस की दुनिया उजड़ जाती है। उसकी शादी सिर्फ खाली नहीं थी, वह झूठ पर बनी थी। जूलिया किसी और से खुशी ढूंढ रही थी और डेविस अपनी ही दुनिया में खोया रहा, बिना कुछ महसूस किए। उस रात की हिंसा यहीं खत्म नहीं होती। जब डेविस कैरन के घर वापस पहुंचता है तो देखता है कि कार्ल अपनी सफर से जल्दी लौट आया है। कार्ल ने डेविस की वो सारी चिट्ठियां पढ़ ली हैं जो उसने कैरन को लिखी थी। दिल खोलकर लिखी गई बातें, उनके गहरे भावनात्मक रिश्ते के बारे में। ये देखकर कार्ल गुस्से से भर जाता है और डेविस पर हमला कर देता है। उधर क्रिस भी अपनी ही मुसीबत से गुजर रहा होता है।
कुछ लड़कों ने उसे बुरी तरह पीटा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने बताया था कि वो लड़कों को पसंद करता है। यह हमला बहुत दर्दनाक और नफरत से भरा था। इस बर्बाद कर देने वाली रात के बाद डेविस पहली बार जूलिया की कब्र पर जाता है। उसकी मौत के बाद से वह हमेशा इस पल से भागता रहा था, लेकिन अब इतने सारे सच सामने आने के बाद वह आखिरकार तैयार है। वही हरी कार जो कई दिनों से डेविस का पीछा कर रही थी, फिर दिखती है। एक आदमी हाथ में फूल लेकर बाहर आता है। वह माइकल है, वही ड्राइवर जिसकी गाड़ी से जूलिया की मौत हुई थी। वह गहरी ग्लानि में जी रहा था और हिम्मत जुटाकर डेविस के सामने आना चाहता था। डेविस उसे माफ कर देता है। यह माफी उसके भीतर जमी सारी ठंडक, सारी सुन्नता को पिघला देती है। इसी पल डेविस को जूलिया के साथ बिताए पलों की यादें साफ साफ दिखने लगती हैं, असली यादें। वह अच्छे पल भी देखता है और खालीपन भी, वो प्यार जो होना चाहिए था और वो दूरी जो हमेशा रही। और आखिरकार डेविस रोता है। वो आंसू जो अस्पताल में नहीं आए, ना ही जूलिया के अंतिम संस्कार में, ना ही इन हफ्तों में, अब बहने लगते हैं। जूलिया के लिए, उस टूटी हुई शादी के लिए, उस जिंदगी के लिए जो झूठे दिखावे में बर्बाद हो गई। फिर डेविस फिल और उसकी पत्नी से सुलह कर लेता है। वह फिल से कहता है कि एक पुरानी झूला गाड़ी कैरोसेल को बचाने में मदद करे, जिसे तोड़ने का प्लान है। डेविस चाहता है कि इसे जूलिया की याद में एक खूबसूरत निशानी बनाया जाए, कुछ ऐसा जो खुशी को जिंदा रखे, सिर्फ औपचारिकता नहीं। कहानी के अंत में डेविस को क्रीज की एक चिट्ठी मिलती है। क्रीज अब ठीक हो रहा है, धीरे धीरे संभल रहा है। और सबसे बड़ी बात, कैरन ने काल को छोड़ दिया है, खुद को और क्रीज को उस दबाव भरी जिंदगी से आजाद कर दिया है। चिट्ठी में क्रीज डेविस को एक तय समय पर पियर 54 आने को कहता है। डेविस वहां पहुंचता है और हडसन रिवर के उस पार पानी के किनारे बने पुराने इमारतों को टूटते हुए देखता है। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें जमीन पर गिर रही हैं, धूल में बदल रही हैं, और ये सब धीमी चाल में दिखाया गया है। थोड़ी दूरी से क्रीज दूरबीन से ये सब देख रहा होता है, डेविस को टूटती हुई इमारतें देखते हुए। ये आखिरी इशारा है उस पूरी कहानी का, पुराना सब कुछ गिर चुका है। अंतिम सीन बहुत खूबसूरत और गहरा है। डेविस कुछ बच्चों को दौड़ते और खेलते हुए देखता है, जिंदगी से भरे हुए, हंसी मजाक करते हुए। और डेविस जो पूरा समय अपनी भावनाएं वापस पाना सीख रहा था, उन बच्चों के साथ दौड़ने लग जाता है। वो खुलकर, खुशी से, बिना किसी बोझ के दौड़ता है। फिल्म में पहले बताया था कि बचपन में डेविस हमेशा दौड़ में सबसे पीछे रह जाता था, कभी आगे नहीं निकल पाता था। लेकिन आज वो जीत रहा है, वो सबसे आगे भाग रहा है, अपने पुराने टूटे हुए जीवन से दूर, एक नई, सच्ची, असली जिंदगी की तरफ। ये एक तरह का नया जन्म है, पुरानी चीजों को तोड़कर, खुद को सच में महसूस करना सीखकर। फिल्म के आखिर में डेविस दौड़ रहा है, जिंदगी में चल रहा है, आखिरकार जिंदा महसूस कर रहा है, आखिरकार आजाद हो चुका है। डेमोलिशन असल में उस हिम्मत के बारे में है जब इंसान मान ले कि उसकी जिंदगी असली नहीं थी, वो बस चलती हुई जिंदगी जी रहा था, बिना कुछ महसूस किए। डेविस की कहानी दुख से उभरने की नहीं है, ये महसूस करना सीखने की कहानी है। यह अपनी जिंदगी के झूठे ढांचों को तोड़कर अपनी सच्चाई ढूंढने की कहानी है।